हिंदुस्तान की सरजमीन पर सदियों से संसार में पाए जाने वाले हर धर्म के लोग एक साथ भाई भाई की तरह रहते आए हैं। ये ऐसा देश है जहां अलग अलग भाषाओं और रंग रूप के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे नेता जब भोली भाली जनता को अपने झूठे वादों से नहीं बहला पाते तो फिर सहारा लेते हैं धर्म और जात का और दंगे करवाकर लोगों को आपस में बांटने का। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है अवध का इलाका, जिसकी पहली राजधानी फैजाबाद थी, जिसकी बुनियाद नवाब शुजाउद्दौला ने डाली थी और फिर यह राजधानी लखनऊ मुंतकिल हो गई। यही वजह है कि फैजाबाद और लखनऊ की तहजीब में कोई फ़र्क नहीं है। फैजाबाद जो राम की नगरी अयोध्या का जुड़वां भाई है, ये वो जगह है जहाँ हनुमानगढ़ी, गुलाबबाड़ी और मकबरा बराबर से टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ के हिंदू और मुसलमानों की ज़ुबान और रखरखाव में फ़र्क कर लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ किसी का कोई षड्यंत्र कभी कामयाब ना हुआ है और ना होगा। यहाँ का प्यार, मोहब्बत और धार्मिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा। जग्गू, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, चाय बना देना, मुझे लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ। अब क्या है? जब इतना किया तो चाय बना दो। यार एक तो घर में दूध नहीं है, तुम्हें लाना पड़ेगा, पर से मुझे लेट हो रही है, कुछ तो काम ढूंढ लिया करो। कितनी बार कहा है यार तुमसे, ट्यूशन स्कूल छोड़ दो, जमाना बहुत ख़राब है। जिस दिन तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँगी। नौकरी की टेंशन तुम मत लो, नौकरी भी ढूंढ लूँगा और तुम्हारी शादी भी बड़े धूमधाम से करूँगा। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रही, मैं जा रही हूँ, बाय। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दीदी। बेटा तुमसे कितनी बार कि जो है मुझे चाचा मत कहो, अब्बू जान कहो, जैसे नजमा वैसे तुम। अच्छा ठीक है, आज से अब्बू जी। खुश रहो बेटा, जल्द हाथ पी ले। दीदी अब की होली में मैं गुजिया जरूर खाऊंगा। हाँ अहमद, तुम जरूर आना और अब्बू जान आप भी आएगा, साथ में नजमा को भी लेके आएगा। अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रही है। खुदा हाफिज़। अरे हाजी साहब कहाँ रह गए? हाँ, बनवारी लाल जी को भी ले आइए, सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, सारे मुद्दों पे। आप जल्दी आइए, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है जी। यार आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा तो धंधो ही चौपट पड़ गया है, दिमाग ही को नहीं चले हैं। तुम धंधे की बात करते हो, पूरा बिजनेस ठप होके रह गया, लाखों का माल गोदाम में पड़ा सड़ रहा है। तो इस बर्बादी से बचने का कोई रास्ता है? हमारे हिसाब से तो सामान को रेट बढ़ जाना चाहिए। ना ना, ऐसा करके हम बुरे फंस जाएंगे, पब्लिक बहुत चालू हो गई है। एक बार मैंने तेल का दाम बढ़ा दिया था, दोस्तों ने नाक में दम कर दिया। कभी मैं तेल घी मसाले का अकेले व्यापारी हुआ करता था, शहर में सिर्फ एक दुकान थी, अब मेरे मुकाबले में 10 कंपनियां खड़ी हो गई। अब क्या कमाई खाक हो गई? अरे हाजी साहब, तेल मिलावट करके थोड़ा सा रेट गिरा। अरे सेठ जी, यही सब करके तो मेरा खर्चा चल रहा है, अब क्या पूरा घास रेट और बुरादा बेचूं? देखिए भाइयों, अब इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब हथकंडे काफी पुराने हो चुके हैं। पहले मेरी भी दवा की फैक्ट्री थी, असली नकली दवा की मिली जुली सरकार चल रही थी, सारे डॉक्टर हमारे खरीदे हुए थे। अच्छा, तभी मेरे तेल और मसाले के मरीज 4 दिन के बजाय 40 दिन में ठीक होते थे। बल्कि कुछ लोगों की तो 40वीं और 13वीं भी हो जाती है। माने कोई रास्ता बताओ, हमारे कपड़ों की मिल बंद होने के कारण पड़े पड़ी छे, मैं अपनों सारो कपड़ों शुक्र बाजार में जाके बेचूंगा के। अरे बनवारी लाल जी, दिल छोटा मत करिए, मेरे पास एक पालतू है जो इसी दिन के लिए पाला है। कौन छे? किस नस्ल को है? दोस्तों, नस्ल तो नहीं मालूम है, लेकिन काम का आदमी है। पैसा कमाने के लिए पैसा फेंकना भी पड़ता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पर है कौन छे? नमस्कार,
मैं दौलत राम। अरे हाँ, भाई, ये है वो पालतू। जी, आप जानते हैं ना? तो ये पालतू कब आओगे? अरे आता ही होगा भाई, जरा सब्र रखिए। आइए आइए दौलत राम जी आइए, बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, हम जनता के सेवक जो ठहरे। अरे आपके घर आने के लिए घर से निकल ही रहे थे। महिला उत्पीड़न कमेटी की कुछ कार्यकर्ता हमारे घर आ गई। आखिर उनका दुख दूर करना भी तो हमारा परम कर्तव्य है ना। हाँ हाँ, मुझे पता है आप महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं दौलत राम जी। अरे नेताजी, थे चाय ले लो। हाँ क्यों नहीं हाजी, क्यों नहीं। आप लोग कुछ कह रहे थे? दौलत राम जी, आपसे एक जरूरी काम आन पड़ा है, वो काम आप ही कर सकते हो। अरे सेठ जी, जनता की सेवा और देश की भलाई ये तो हमारे खून में बसा हुआ है। अरे वही खून को टेस्ट करवा खाते तो थाने कष्ट करो छू। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत कठिन कार्य है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बहुत कठिन कार्य है। अरे आप तो बार बार मुझे काम करने में मजबूर कर रहे हैं। दौलत राम जी, ये काम आपको ही करना है, अब मना मत करिएगा। अब आप इतना दबाव डाल ही रहे हैं तो हमको तो कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। आप हमारे पुराने मित्र जो ठहरे। अरे सेठ जी, अब हमारे पास तो बहुत काम होते हैं। किसी का उद्घाटन करना है, किसी का ये काम, किसी का वो काम। अरे चंपा, ये नेता दौलत राम जी हैं। तुम अपने पति की पेंशन ले गई थी ना? नेताजी, इनके पति विकलांग गरीब है, थोड़ा दया कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, कल शाम को ही हमारे घर आ जाओ, देखते हैं जो हो सकेगा कर देंगे, ठीक है? हाँ भाई नेताजी, अब तो काम पक्का समझें। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, मीटिंग लगी है ना, ठीक है? हेलो। हाँ नेताजी, आपका नंबर तो फीड है, तभी तो मैंने फोन उठाया है। अभी? अच्छा होल्ड कीजिए, मैं देखती हूँ। बॉस, दौलत राम का फोन है। हेलो जी, दौलत राम जी कैसे हैं? बेमौसम बरसात कैसे? अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है। अच्छा अच्छा, यूँ भी आपकी बेटियां हमारे पास पहले पहुंचती हैं।
काम आपका बाद में हो जाएगा। जग्गू, बस धंधा कैसा चल रहा है? बस ठीक ही चल, बहुत अच्छा। छापा कैसे हो गया? एक लड़की भाग गई थी, उसी ने खबर कर दी होगी। कैसे भाग गई? ये लड़की संभाली नहीं जाती? क्या हुआ उस लड़की का? बॉस, उस लड़की का काम तमाम हो गया। आइंदा देखो ऐसी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी बॉस। होली खेलते हुए तुम लोग? जी। इस बार जरा अच्छे से होली खेलो। हाँ भाई मिर्जा साहब, बताइए क्या हाल है? आप तो एकदम ईद का चांद हो गए। अरे ईद का चांद नहीं भाई, मुहर्रम का चांद कहिए। ऐसी क्या बात हो गई मिर्जा साहब, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे अब तो एक ही तमन्ना है कि किसी तरह से बिटिया रानी के हाथ पीले हो जाएं। मिर्जा साहब, हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से कोई रिश्ते समझ ही में नहीं आ रहे हैं। एक मसला बना हुआ है, शादी एक सौदा हो चुकी है। जिसके पास दौलत है वो बस। अरे मंजीत सिंह, क्या रखो? सत श्री अकाल, क्या हाल है? और सत श्री अकाल जी मंजीत सिंह। बहुत बढ़िया। बैठो भाई। क्या बातें हो रही भाई साहब? शादी की बात हो रही मंजीत सिंह जी। किसकी? हमारी शादी करवा रहे हैं कहीं? कोई लड़की देखी हमारे लिए? अरे शादी के बाद हमारी बिटिया रानी मिर्जा साहब की लड़की बना। कहीं आपने रिश्ता वगैरह देखा है? आपको इसीलिए आए, आप बताइए। चलिए हम भी देखेंगे, कोई अच्छा रिश्ता होगा तो मिर्जा साहब की बिटिया के लिए बताया जाएगा। बहुत मिर्जा साहब की शादी के लिए चिंतित। अरे जोजब, क्लिनिक। अरे एक मिनट सुनो भाई, इधर आओ इधर आओ। मिर्जा साहब, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। अरे तो बहुत दिन से आपका दीदार नहीं हुआ। अरे आपके लिए एक खुशखबरी है। अरे क्या वो? क्या खुशखबरी? आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता हमने ढूंढा है। बहुत अच्छी बात है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़का सरकारी नौकर है, समझ लीजिए रिश्ता हो गया। आप बस तैयारी चालू करिए। शुक्र। अब आप लोगों ने लड़का देख ही लिया है और लड़का अच्छा भी है, तो हमको क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन मिर्जा साहब, बारात का सारा इंतजाम अपने मैरिज हॉल में होगा, सारा इंतजाम हो जाएगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, आप बेफिक्र रहें। तो क्या फिर कपड़े के लिए मुझे बताना पड़ेगा मिर्जा साहब? ये सब आपका है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंतजाम हो जाएगा। मिर्जा साहब, मैरिज हॉल और खाने की व्यवस्था मंजीत सिंह जी ने कर दिया, कपड़े की व्यवस्था आपने कर दिया। भाई अब क्या बचा, आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? हम नाच देंगे। वाह भाई वाह। अच्छा भाई मिर्जा साहब, अब तो हाँ। क्या? अरे यार, मैं कितनी बार तुमसे बताया हूँ, कोई भी इंजेक्शन देने से पहले एक बार मुझको दिखा लेते। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक लावारिक पेशेंट था हमारे हॉस्पिटल में, बहुत ही गरीब बेचारा। आजकल आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत डुप्लीकेट इंजेक्शन आ रहे हैं। मैं बगैर देखे किसी भी अपने पेशेंट को इंजेक्शन या दवाइयाँ नहीं देने देता हूँ, और उसको डुप्लीकेट इंजेक्शन लग गया मेरे अनजाने में, बगैर मेरे देखे में, और वो ख़त्म हो गया। बहुत अफसोस मुझे हो रहा है। जब उसका कोई है नहीं तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? फिर हम ही लोग को करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं मिर्जा साहब, बिल्कुल हम ही लोग करना चाहिए।
बच्चों, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए आप लोग को और मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। इधर उधर का अच्छा बच्चों, आप लोगों ने होली खेली? ओके। आप छोड़ेंगे तो खेलेंगे ना। ये आपकी। मैं नहीं ले सकती इसे। ले लीजिए दीदी, ले लीजिए। बच्चों, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बच्चे इतना कह रहे हैं तो ले लीजिए ना प्लीज। देखो मस्जिद नजिस करके चले गए। खोल के देखिए ना तुझसे मैं क्या दिया है। वाओ कितना प्रीटी है। पहन के देखिए ना कैसा लगता है। दीदी पहन के देखिए ना कैसा लग रहा है। हाँ दीदी पहन के देखिए ना। खरीदो सब लूट गया, मेरी दुकान चल गई, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा है, ये मुसलमानों से भरा इलाका है। आप मेरे घर चलिए, वहाँ महफूज रहेंगे आप। नुकसान हो गया। चलिए 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 चलिए। तुम्हें पता है ना आज होली है ना, तो मैं भी दीदी के लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाता हूँ? वाओ सरप्राइज है। ठीक है पक्का, मुझे भी थोड़ा दो। बुरा होली है, बुरा न मानो होली है। शहर की क्या खबरें? बहुत सारी दुकानें जलाई जा चुकी हैं, शहर में हर तरफ आग आ गया। मैं तुमसे रिपोर्ट मांग रहा हूँ नीता। 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, कुछ लोग जख्मी और काफी लड़कियों के साथ रेप भी हुआ है। इसके मतलब हमारे आदमियों ने ईमानदारी से। और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहती हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है सर? लगना भी चाहिए, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन अब मजा आता है।
बेटा कभी तुमने पूछा नहीं तुम्हें व्हीलचेयर पे क्यों? तुम्हें लगता होगा कि मैं बचपन से अपाहिज, सब यही समझते हैं। नहीं नहीं रीटा नहीं, ये ऊपर वाले के श्राप नहीं, ये नीचे वाले का जुर्म। रीटा मैं अपाहिज नहीं था, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हमारी एक अच्छी फैमिली थी, मम्मी पापा बहन भी थी। हम लोग हंसी खुशी कार से चले आ रहे थे, अलीगढ़ में दंगाइयों ने घेर लिया हम लोगों को। मेरे सामने मम्मी को पापा को मार डाला। उसके बाद तुमने तो सिर्फ रेप की खबर सुनी है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा रेप कैसे होता है। मेरी बहन को कार से खींचा, मैं चीख रहा हूं कोई बचाए, कोई बचाए। कोई बचाने वाला है आंखों के सामने। वैसी दरिंदे दौड़ गया थाने पर, मैंने शिकायत की कि देखो मेरे माँ बाप को मार डाला, मेरी बहन की जो है वो इज्जत लूट रहे हैं। सब बात ले क्या कहा इन लोगों ने? साले दंगा भी करते हो, शिकायत भी करते हो। मुझे पुलिस ने इतना मारा मेरी टांगे हमेशा के लिए बेकार हुई। क्या मैंने गलत किया? रीटा तुम बताओ, क्या मैंने गलत किया? नहीं छोड़ूंगा अब किसी को। क्या हुआ अर्जुन भाई? 15 मिस कॉल शहर में? क्या कब? मैं तुमको एक मिनट कॉल करता हूँ। एक मिनट। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी 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 दरवाजा खोलो। दीदी 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 दरवाजा खोलो। दीदी आज शहर में बहुत भयानक दंगा फैला हुआ है। किसी तरह से बचाते आया हूं। अच्छा हुआ तुम घर जल्दी आ गई। पैसा मैंने कमाया। अब तेरी शादी की चिंता भी खत्म। पैसा कहाँ से है तुम्हारे पास? गंगे की गंगा में बड़े बड़े लोग नहा रहे थे। गंगा में से हमने भी चुट्टू भर लिया तो क्या गलत? अरे बुरे तो वो लोग हैं जो नफरत फैला के दंगा कराते हैं, राजनीति की रोटियां सेकते हैं, अपना व्यापार चमकाते हैं। अरे हम गरीब तो कठपुतली की तरह है।
मेरे लिए एक तोहफा लाया है। देख। ये देख। मैं भारत माता हूँ। मेरी छाती पर पलने वाले और बसने वाले सभी मेरी संतान हैं। सभी पूजा स्थलों और सारे धर्म मेरी आँखों का प्रकाश हैं। जब मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब जब वो एक दूसरे से लड़ते हैं तो मेरी आत्मा दुखी होती है। दीदी दीदी वहाँ मत जाइए, वहाँ दंगा हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ सुरक्षित हैं। अरे कहाँ हो यार तुम? वहाँ पे मेरी संतानों, फूलों की तरह महको, रोशनी की तरह फैलो, मगर मेरी आत्मा को दुखी ना करो, वरना तुम्हारी आत्मा तुम्हें सदा के लिए मिटा देगी। बरसों से कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ के भाईचारे को, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ दिया जाए, लेकिन इन सत्ता के भूखे लोगों को ये नहीं मालूम कि इस सरजमीन ने अगर मीरनीस जैसा शायर पैदा किया है तो ब्रिज नारायण चकबस्त को भी जन्म दिया है। यहाँ सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव जैसे विद्वान ही नहीं बल्कि गज़ल क्वीन बेगम अख्तर भी पैदा हुई हैं। अवध की इस मिट्टी ने आज़ादी के जियालों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को भी पैदा किया है। यहाँ किसी का कोई षड्यंत्र कभी कामयाब ना हुआ है और ना होगा। यहाँ का प्यार, मोहब्बत और धार्मिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा।